हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जो अभी एक घटना चक्र बुक जो निकाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें कि अभी लेटेस्ट 2026 का लॉन्च बुक है ये। इसमें 71वीं बीपीएससी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सब का PYQ यहाँ देखने को मिलेगा। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले 72वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, या फिर AEDO एग्ज़ाम, बिहार दरोगा, बिहार SSC CGL कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का इस बुक से जो भी क्वेश्चन है इसमें PYQ है वो सभी बीपीएससी में पूछे गए हैं और वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है 71वीं बीपीएससी तक का। ये हल प्रश्न पत्र है जिसमें कि आपको देख सकते हैं यहाँ 38 से ले करके 71वीं बीपीएससी तक के सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये घटना चक्र की बुक है, सामान्य अध्ययन का। इसमें सभी सेक्शन दिया हुआ है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सब दिया हुआ, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, परिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, बिहार राज्य संबंधित प्रश्न विविध भी दिया हुआ है। तो हम इसका सबसे फर्स्ट पोर्शन भारतीय इतिहास को देखेंगे और उसमें भी 3 सेक्शन जो होते हैं तो उसमें पीछे की तरफ से आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ से देखने का कोशिश करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा 38वीं से 71वीं तक के इसमें क्वेश्चन तो है ही। इसके अलावा CDPO 2018 वाला, CDPO 2005, CDPO 2022 जो भी एग्ज़ाम हुए उसका भी है, TRE 1 का भी है, TRE 2 का भी है, और BPSC BAO का जो एग्ज़ाम हुआ वो भी है। BPSC TRE जो जुलाई 24 में हुआ यानी कि TRE 3 है ये, उसका भी क्वेश्चन इसमें कलेक्ट है। तो अगर आप आने वाले 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर TRE 4 देने वाले हैं, या फिर BPSC AEDO एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर बिहार SI दरोगा का मेंस देने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। तो देखिए ये है आधुनिक भारत का सेक्शन, और आधुनिक भारत के सेक्शन में पहला यूनिट है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उससे रिलेटेड जो भी बीपीएससी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो वो हुआ था अल्मेडा। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में पूछेगा तो कौन हुआ, वो अल्मेडा हुआ। इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है अल्बुकर्क में भी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है भारत में, तो वो अल्मेडा हुआ था। चलिए डिटेल पढ़ देते हैं। वो है कि प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जिमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मेडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग कौन करता था, तो वो पुर्तगाली करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग करता था, कौन करता था, वो पुर्तगाली करता था। देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये सूरत में की थी। याद रखिएगा 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो वो सूरत में की थी। फिर इसके बाद जो है हम देखेंगे इस साइड के क्वेश्चन को, इसी पेज पे है रिलेटेड। यहाँ देख सकते हैं कि जहाँ डिटेल दिया हुआ है कि जहांगीर के अनुभव से अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, जहां से अंग्रेज़ ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भाग में भी फैलाया और जल्द ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग्रेज़ अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थॉमस बेस्ट ने बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना ये क्वेश्चन कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था, तो वो थॉमस बेस्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था, वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ये
प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध था जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकार की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध हो गया था। अंग्रेज कोमोडोर कर्टिस बर्नेट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, जिससे जो युद्ध का कारण बन गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का समापन हो गया। आगे देखेंगे कि 1760 ईस्वी का वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो ये फ्रांसीसियों के खिलाफ है। कब लड़ा गया? 1760 में। कौन सा युद्ध? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल उसका दिया हुआ है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो स्थान था अपना बिहार था, जहाँ पे यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो वो बिहार हो गया। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो वो अफीम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत, चीन और इंग्लैंड, इन तीनों का त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो वो था अफीम की खेती था। इसलिए इन तीनों के बीच ये चलता रहता था। जबरन अफीम की खेती करवाई जाती है चीन से व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए। आगे देख सकते हैं कुछ खोजकर्ता दिया हुआ है और उसका जन्म स्थान दिया हुआ है। एक तरफ है क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कार्टिकर, सर फ्रांसिस ड्रेक, और एक तरफ है उनके जन्म स्थान। तो इसमें कौन किसके जन्म स्थान हैं उसको मिलाएंगे तो 3 ऑप्शन हमारा उधर दिया हुआ है, बाकी एक इधर दिया हुआ है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि कहाँ का उसका जन्म स्थान था, इटली था। जैक्स कार्टियर का जन्म स्थान फ्रांस था। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म स्थान यूनाइटेड किंगडम था। और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म स्थान पुर्तगाल था। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित है। अब इसमें देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई, आप कमेंट करके बताइए कब हुआ था बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो इलाहाबाद की संधि। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो वो मतलब इलाहाबाद की संधि हुआ था बक्सर की लड़ाई के पश्चात। कब हुआ था बक्सर की लड़ाई? अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। क्या बक्सर की लड़ाई मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, और एक तरफ अंग्रेज़ों के मध्य सेना थी। इन गुटों में हुआ था जिसमें अंग्रेज़ जो है विजयी रहे हैं। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हेक्टर मोनरो ने इसका नेतृत्व किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। अगला है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो ये है मोहम्मद रज़ा खान। रज़ा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। किसको? तो मोहम्मद रज़ा खान को। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 में होता है, इसके अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है ये सब क्या किया था, आइए इधर देखते हैं कि दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी, निजामत व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। ठीक है, और इसी में जो है दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रज़ा खान तथा बिहार के लिए रजा सिताब राय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के एग्ज़ाम के लिए कितनी बार पूछा गया है ये। तो मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान हो गए और बिहार के लिए रजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, तो ये 12 अगस्त 1765 को।
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया। कब? तो 12 अगस्त 1765 को कर दिया था। अभी इसका हम लोग डिटेल पढ़े हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये द्वि शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, इसको द्वैध शासन प्रणाली भी कहते हैं। द्वि शासन प्रणाली बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? ऑप्शन देखिए, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, ठीक है ना। 2 ऑप्शन हमारा उधर है और 2 ऑप्शन इधर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं उसको। बांटो और राज करो की नीति के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 11-12 का है और ये 15/12/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, इस समय कौन हुआ था एग्ज़ाम? टीआरई 2 हुआ था, ठीक है ना। टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टीआरई 2 जो हुआ था बीपीएससी द्वारा, उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। अब आता है क्षेत्रीय राज्य मैसूर व पंजाब से संबंधित क्वेश्चन है। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ के शासक था? तो वो मैसूर का शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो 1784 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? तो वो 1784 में किया गया था। ये बीपीएससी असिस्टेंट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया। बीपीएससी सहायक वाला एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो वो टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अश्वान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था। तो वो कब हुआ था? 1792 में मार्च में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इस संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुआ था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। याद रखिएगा कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। देखिए, पंजाब के अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था पंजाब, परंतु 1772 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। इधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1900 में पारित किया गया। याद रखिएगा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 में पारित किया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909 में हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ था, देख सकते हैं। अब आते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित क्वेश्चन है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? वो है लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत का पूछा जा रहा है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। पहले पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर प्रथम कौन थे, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना। उसके बाद आएगा फिर भारत का गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। फिर गवर्नर जनरल के बाद भारत के वायसराय बनेंगे, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसको बता देंगे, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 तक 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। तो यहाँ से देख सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो विलियम बेंटिक हो जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था, सीधा गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये लॉर्ड क्लाइव था। याद रखिएगा, भारत में पूछे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये
लॉर्ड क्लाइव था। और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई लड़ा था। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? तो वो लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला है कि इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? अभी देखें हम लोग, लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। अगला है द्वैध शासन का जनक। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो वो है सर लियोनेल कर्टिस को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। इनके तहत जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? कहाँ पे? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कौन किया? ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने लागू किया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से मानी जाती है, उसके अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने परवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये कैप्टन स्लीमैन। सीधा पूछेगा कि ठगी का उन्मूलन किसने किया था? तो वो कैप्टन स्लीमैन ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। तो ये लोग मतलब ठगी का समझ लेता था और उसी के उन्मूलन हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। अगला है भारत में ठगी का उन्मूलन उन्मूलन करने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं WH स्लीमैन दिया हुआ है, उन्हीं के नेतृत्व में ये ठगी का उन्मूलन हुआ था। फिर आएंगे अब हम लोग इधर वाले क्वेश्चन पे देखेंगे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये है डलहौजी के समय 1853 में। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच चला था 1853 में। उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रथम सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन, और नीचे कूट जो दिया हुआ है उस हिसाब से करना है और ये विलियम बेंटिक को ध्यान में रख करके करना है। तो देखिए विलियम बेंटिक जो है यह सती प्रथा का उन्मूलन किए थे, बिल्कुल सही। दास प्रथा का भी उन्मूलन किए थे। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को प्रावधान को हटाने वाला काम विलियम बेंटिक नहीं किए थे और ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन किए थे। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विलियम बेंटिक जो है 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया था। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। ठीक है, बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता को 1850 में हटाया गया, जबकि वो 35 में ही वापस चला गया था, इसलिए ये वाला एक्ट बेंटिक के तहत नहीं हुआ। अगला है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को तो अभी बताया कि ये विलियम बेंटिक हो जाएंगे सती प्रथा को समाप्त करने वाले। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये उस समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग थे और यहीं उस समय जब बदलता है एक्ट से 1858 में, तब ये वायसराय हो जाते हैं गवर्नर जनरल के प्रथम।
देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त तो अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई? ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए स्ट्रैची कमीशन इससे संबंधित है लॉर्ड लिटन, फिर शस्त्र अधिनियम से भी संबंधित है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित, लेकिन इल्बर्ट बिल विवाद इनसे संबंधित नहीं है और एक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। क्यों नहीं है? तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल भी से संबंधित नहीं है क्योंकि इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड वायसराय रिपन के काल में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। तो इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन हो गए? लॉर्ड रिपन। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो ये मेयो ने किया था, ठीक है ना। विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये कौन सी का? औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। इनका कार्यकाल रहा 1869 से 72 में और इन्हीं के समय प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। मेयो के समय 1872 में हुआ था, लेकिन लगातार स्टार्ट होना कब से हुआ? 10 वार्षिक 1881 से। उस समय रिपन आ गए थे। तो यहाँ देख सकते हैं इनका डिटेल दिया हुआ है। फिर अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किसने किया था? तो वो नेपियर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया कौन? तो वो किया नेपियर ने। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल जो है 1842 से 44 के बीच रहा। इस दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध के बाद हुई और नैतिक एवं राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम थे। अब चलिए देखते हैं, एक तरफ व्यक्ति है और उनसे संबंधित विषय जो है उसको ही मिलान करना है। कौन सा मिलान सही है उसको देखते हैं। देखिए एक तरफ है मैकडोनाल्ड, लेनिन, इथगो, डलहौजी, चैम्सफोर्ड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो है उसको क्या बोलते हैं? हड़प नीति बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन लाया था? डलहौजी ने लाया था। दूसरी तरफ है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कौन लाया था? तो उससे संबंधित है मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर है अगस्त, एक मिनट, हाँ, फिर है उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है ये लेनिन, इथगो के समय आया हुआ था। उसके बाद है द्वैत प्रशासन जो है चैम्सफोर्ड के समय आया था। तो इस हिसाब से ये मैचिंग हो गया। एक बार और पढ़ देते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लेनिन, इथगो से संबंधित है। द्वैत प्रशासन चैम्सफोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं किया गया था वो पूछ रहा है। डलहौजी जो अपना हड़प नीति लगाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत शामिल कौन नहीं हुआ था? तो नागपुर हुआ था, संबलपुर हुआ था, सतारा हुआ था, लेकिन जयपुर नहीं हुआ था और नहीं पूछ रहा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें का डेट आपको काफ़ी याद रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट हम चलते हैं। ये वाला डेट जो है सबसे पहले जो है सतारा को शामिल किया गया था। कब? 1849 में। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी काफ़ी इंपॉर्टेंट 1854 में, नागपुर 1854 में होते शामिल, ठीक है। लेकिन इसमें जयपुर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी या फिर घेरे की नीति, इसी को बोलते हैं। यह किससे संबंधित है? ये वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसे हम लोग घेरे की नीति भी कहते हैं इंग्लिश में, रिंग फेंस
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बना कौन? तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए, दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणामस्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव जो है क्या हुआ? मराठा का पहला पेशवा हो गया जो अंग्रेजों से संधि कर लिया और उसकी संरक्षिता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन से कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें बताना है कि कौन से सही हैं। तो सही की बात करें हम तो इसमें सभी के सभी कथन सही हैं। आइए पढ़ देते हैं एक बार और कि लॉर्ड मेयो के 1870 संकल्प के बारे में ध्यान देना है। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, बिल्कुल सही। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, बिल्कुल सही। तीसरा, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, बिल्कुल सही। चौथा, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, बिल्कुल सही है। चलिए इसका डिटेल है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो अभी हम ऊपर के वीडियो में बताए हैं कि इसमें सिंध था, अवध था, सतारा था, लेकिन ग्वालियर नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ठीक है ना, तो ये लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश हो रहा था दिल्ली में, उस समय उस पर एक बम फेंका गया। किस पे? तो लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के दौरान। ये देखिए अभी पूछा गया है 71वीं BPSC 2025 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय के हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी? तो ये कौन थे? तो ये लॉर्ड इरविन थे, ठीक है ना। इसी समय का विवाद है इरविन पैक्ट जो हुआ था गांधी जी के साथ, तो ऐसी कहा जाता है कि उसमें ये मामला नहीं उठा। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कि इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा प्रबंध करना था। अगला है कि इसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। तो वो कौन किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन किए हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था लॉर्ड माउंटबेटन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि वो एक साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता हैं। किनके बारे में? तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वासपात बनाने के लिए अंग्रेज़ जो है उन्हें उपाधियाँ दिए ले थे। खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने प्रमुख उपाधियाँ थी राय बहादुर,
तथा मुस्लिम और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि थी खान बहादुर। 1859 एवं 60 से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो वो थे राजगोपालाचारी, जो प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र स्वाधीन मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो है प्रथम थे लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन प्रथम भारतीय पूछे तो वो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। देखिए, ये 48 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो इस पद को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछेंगे, अभी बताए सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। फिर अब देखेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। इसने आयात को बढ़ा दिया और औद्योगिक विकास में बाधा डाल दी। कौन? औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय रेल का भारतीय उद्योग पर ये प्रभाव रहा। भारत में पहली रेल 1853 में बम्बई और थाने के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन में किया गया था, किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। आप कमेंट करके बताएं कि अस्थायी बंदोबस्त के और अन्य क्या नाम हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जागीरदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसमें कि भू लगान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, भू लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। नेक्स्ट है कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी, तो वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त इस्तमारारी, इसी का उपनाम है चिर अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी, तो चलिए आइए इधर देखते हैं। इसके अब अस्थायी बंदोबस्त पढ़ लिए, रैयतवाड़ी के बारे में पढ़ते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में, कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य एफलिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 51% क्षेत्र पर, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर यही रैयतवाड़ी लागू था। जो मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, फिर असम और कुर्ग के हिस्से पर था। आधुनिक कर्नाटक का एक भाग कुर्ग में पड़ता है। इस पर यह व्यवस्था लागू हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया। किसको? रैयत को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 के बाद जी विंगेट और H.E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया। नेक्स्ट है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो ये थॉमस मुनरो है। रैयतवाड़ी को मद्रास में शुरू करने वाले थॉमस मुनरो हो जाएंगे, क्योंकि इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों ने शुरू किया था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार का भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, उस व्यवस्था का नाम क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्योंकि एक वर्ड समझ लीजिए, रैयत का मतलब ही होता है किसान। ठीक है, तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई है तो इसमें जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? किसान को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि रैयत का मतलब किसान होता है। अगला है किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की, तो अब आता है महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली। तो इसको हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, इसमें भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग
शामिल था, ठीक है ना। और महालवारी पद्धति में ज़मींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। और इसमें जो है कि आयोग सी को मान रहा है और इसमें थोड़ा विवाद है, इसको देख सकते हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बेथी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था, बेथी के नाम से जाना जाता था। जमींदार द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को बेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। क्या समाहित थे, तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन समाहित थे, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार भी समाहित थे, रेलवे के ग्रांटेड ब्याज भी समाहित थे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार का खर्चा कहाँ से आता था, किस में समाहित था, इन सभी चीज़ों में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे का ग्रांटेड ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1900 में, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ, 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ये 1818 में भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। कब, 1813 में किया गया था। यहाँ देख सकते हैं आप, बीपीएससी टीआरई 3 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला है कि 1857 की क्रांति अब हम देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। क्या नाम था, रॉयल एनफील्ड राइफल, जो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली थी। देखते हैं कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। कब, दिसंबर 1856 में। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण भी बना। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 में हुआ था। फिर अब हम लोग इधर आएंगे, देखेंगे कि 1857 विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ। अभी देखिए, मेरठ में। कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था इसमें से, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, पूछा जा रहा है। पहला है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास बिल्कुल था। जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश बिल्कुल था। भत्ते की रोकथाम बिल्कुल था। अधिकारियों की अक्षमता ये नहीं था, ठीक है ना, विद्रोही बनाने का कारण। तो ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी के सिपाही के विद्रोही बनाने का कारण अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो लखनऊ में जो है इसका नेतृत्व बेगम ऑफ अवध, ठीक है ना, किसको कहा जाता था, तो हज़रत महल को कहा जाता था, बेगम ऑफ अवध। उन्होंने अब लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ठीक है, तो नाना साहेब कानपुर से, बेगम हज़रत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। तो यहाँ सब के सब सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी, कौन था, तो वो हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। बाकी सभी इसमें जो ऑप्शन दिए वो लोग किए थे। ये बहुत जल्दी सहायक संधि स्वीकार कर लिया। हैदराबाद के निज़ाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी के शासन में विरोध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगार द्वारा भी कई बार विद्रोह किया गया।
फिर उसके बाद त्रावणकोर के दीवान वेलु थम्पी द्वारा 1808 से 9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता है। ठीक है, ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये गालिब ने अब स्वयं अपनी आंखों से देखा था, मिर्ज़ा गालिब। इनकी शेर व शायरी आप लोग सुनते होंगे, उन्हीं की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो ये तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ है। चलिए देखिए, तात्या टोपे 1814 से 1959 में, उसको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के अयोल्या गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत, जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गया। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को शामिल किया, स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वो ग्वालियर में हुई थी। इनके बचपन का नाम पढ़ लीजिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। अलग अलग वर्गों में जिसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन भाग नहीं लिए थे? देखिए, पहला है खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकर, तीसरा है कृषक और चौथा है ज़मींदार। तो साहूकर, ठीक है ना, और ज़मींदार, इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। बस इतना है, किसान से संबंधित है, वो छोटे मोटे लोग साहूकार क्यों जाएंगे भाई। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ में बताया कि बेगम ऑफ अवध, ठीक है ना, बेगम हज़रत महल के नेतृत्व में बढ़ा था आगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसमें जो है किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी रहा था। इस किसी भी आंदोलन को लीड करने के लिए काफ़ी प्लानिंग करना पड़ता है और अच्छे से लीड करना पड़ता है, तब जाके वो सक्सेसफुल प्रोटेस्ट होता है। लेकिन इसमें उसी की कमी था, कोई योजना नहीं था और केंद्रीय संगठन की कमी था, इसलिए ये असफल रहा था। इसमें 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना गया। वो खुद बुजुर्ग हो चुके थे, उनसे कुछ होता नहीं था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो देखिए, यहाँ पे सभी कथन हो जाएंगे कि विद्रोह के विफलता के कारण क्या थे। अंग्रेजों की सेना बहुत बेस्ट थी, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं था, बिल्कुल सही, समाज के सभी वर्गों से समर्थन नहीं मिला था। आइए, पहला कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका क्या कारण दे रहा है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। तो ये बिल्कुल सही कारण है इसका, और इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए इधर, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने ये घोषणा की कि अब क्राउन के नेतृत्व में भारतीय प्रशासन चलेगा। ठीक है ना। इसी के तहत वायसराय की नियुक्ति की गई। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया
भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो ये था 1 नवंबर का हुआ रानी उद्घोषणा इसकी, रानी विक्टोरिया की 1 नवंबर 1858 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये बीपीएससी टीचर 11th-12th में पूछा गया है। 15 दिसंबर 2023 को एग्ज़ाम उस समय हुआ था। बीपीएससी का TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आप TRE 4 देने वाले हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किन प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि इसी का डिटेल कह रहा है कि कुछ सिपाहियों को जहाँ जहाँ विद्रोह हो गया था, जो जो विद्रोह में शामिल थे उनको छोड़ करके बाकी जगह के लोगों को लिया गया था ताकि विद्रोह की भावना फिर से उत्पन्न ना हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ये काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे इतिहासकार का कथन है। तो ये 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कह रहे हैं। किसने कहा? तो सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। षड्यंत्र किसने कहा? तो ये आउट्रम और टेलर ने कहा था, याद रखिएगा। षड्यंत्र बनाया 1857 की क्रांति को आउट्रम और टेलर ने बनाया था। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वी.डी. सावरकर जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ये वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। देख लीजिए, यहाँ टीचर एग्जाम में भी पूछा हुआ है कितनी बार। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वही क्वेश्चन, वी.डी. सावरकर। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो ये पील आयोग संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पील आयोग। ठीक है, पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है पील आयोग। क्या हुआ था कि 1857 के दमन जब हुआ था, क्रांति को अंग्रेजों ने कर दिया, तब एक आयोग का गठन किया गया था ताकि उसमें देखा जाए कि कौन कौन से लोग कहाँ के, कौन सी जाति के लोग किस तरह से विद्रोह में शामिल थे, क्या रेशियो रहा था उनका, इसलिए उनको हटाया जाए, इधर के लोगों को शामिल किया जाए, फिर कितना लिमिटेशन में रखना है उसके पॉपुलेशन, ये सब चीज़ पील आयोग में हुआ था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो ये डॉक्टर एस.एन. सेन कहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था, ऐसा कहने वाले डॉक्टर एस.एन. सेन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेताओं की सूची है एक तरफ और उनसे संबंधित जगह है, उनको देखना है। चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से संबंधित है, बेगम हज़रत महल लखनऊ से संबंधित है, खान बहादुर खान बरेली से संबंधित है, मौलवी अहमदुल्ला जो है फैजाबाद से संबंधित है। अब 1857 की क्रांति खत्म हुआ, कुछ अन्य जन आंदोलन है उसको देखेंगे। अब कुछ जन आंदोलन है जिसको देखेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, नील विद्रोह, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहे, ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, रैयत नील की खेती करना चाहते थे लेकिन उसे रोका जा रहा था, तो रोका जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है ना, इसका मेन कारण था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि ये देख सकते हैं उसका पूरा डिटेल है, कौन नील विद्रोह के नेता थे? ठीक है, तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास, ये दोनों जो थे ये नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, इसकी रचना किसने की थी?
तो नील दर्पण की रचना की थी दीनबंधु मित्र ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी बताएं, दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट है, बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। देखिए ये टीआरई में भी आया हुआ है, हेडमास्टर वाला जो था 23 में हुआ था, उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो ये एक तरह का सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है आनंद मठ में, और इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये टीआरई 9th-10th में पूछा गया है। अगला है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? अभी बताएं, सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के हैं। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में वासुदेव बलवंत फड़के जो है ये बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। उन्हें आजीवन निर्वासन की सज़ा दी गई और 1883 में आमरण अनशन में उनकी मृत्यु जो है टीबी बताया गया, इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई टीबी से। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में था? अभी बताए हैं। तो रामेश्वर विद्रोह जो है वो पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में, ये काफ़ी पूछा जाता है कि रामोसी विद्रोह जो है वो किनके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये चित्तूर सिंह, नाम याद रखिएगा। इनके नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण इन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ोदरा में हुआ था। बघेरा विद्रोह याद रखिएगा, ब से बघेड़ा, ब से बड़ोदरा। बघेरा विद्रोह बड़ोदरा में हुआ था। 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया और बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक एक कर एकत्रित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने 1818-19 के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की? करम शाह ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करम शाह द्वारा की गई थी। ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित था, देख सकते हैं इसको। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? तो ये खोंड थी, ठीक है ना। खोंड जनजाति जो है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि खोंड जनजाति में जो है इंसानों की बलि दी जाती थी। इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए, बैन करने के लिए अंग्रेजों ने कानून लाया, जिसके वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। कौन? खोंड जनजाति के लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। अगला है कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इनमें से एक से अधिक थे, चलिए देखते हैं। पा तोगन संगमा या पा तोगन नेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो इनका नाम काफ़ी अजीब है, तो संगमा करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। संगमा इनका टाइटल है और ये संगमा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था कि ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ 19वीं सदी में जो अभी का वर्तमान हिमालय है उसके गारो हिल्स क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में? तो संगमा के नेतृत्व में हुआ था। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा गया है कि 1855-56 में बिहार के संथालियों ने कर की नई व्यवस्था का शोषणकारी बताकर इसका विरोध किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? आप इसको बताइए कि कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, कब? तो 1831 में।
देखिए 1831 में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो ये भी पूछेगा कब हुआ, तो 1831 में किसके नेतृत्व में हुआ, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ। किस क्षेत्र में हुआ, तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसमें सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1832 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 33 तक किया गया था। हौज विद्रोह कब हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1820 से 21 के दौरान जो है हौज विद्रोह हुआ था। इसी को हो विद्रोह भी कहा जाता है, जिसका केंद्र वर्तमान झारखंड राज्य का पश्चिमी हिस्सा सिंहभूम जिला था। तना भागत आंदोलन किससे संबंधित है, तना भागत आंदोलन ये आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। तना भागत आंदोलन देखिए VTRE में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है तना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था, तो ये झारखंड राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच शुरू हुआ था तना भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, तो देखिए इसमें दिया है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तना भगत। इसको सजाने के लिए चलिए डायरेक्ट चलते हैं बॉक्स पे। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। और तना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह ने किया था। कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक कुक्का विद्रोह भी है, कुक्का आंदोलन ये है और ये कुक्की विद्रोह भी है। तो ये कुक्का आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। यह कुक्का आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा किया गया था, जिसमें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराई और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना, जबकि यह एक राजनीतिक आंदोलन में आगे चलकर परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1885 में हो गई। पंजाब का कुक्का आंदोलन जिसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, इसका प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना यानी शुद्ध करना, जो बुराइयाँ समा गई है उसे ख़त्म करना। 1921 के मोपला विद्रोह जो कि एक शाखा थी, किसका शाखा थी, तो ये खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। फिर से वही क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। 1901 ये केरल में, दोनों क्वेश्चन वही हैं। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था तेभागा आंदोलन 1946 में, तो ये किसान सभा के नेतृत्व में चालू हुआ था तेभागा आंदोलन 1946। कहाँ पे, तो ये बंगाल में आरंभ हुआ था। देखिए कि तेभागा आंदोलन 46-47 में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष किया था। बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग की थी, तो फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है। कौन मांग किया था, तो ये तेभागा आंदोलन ने मांग की थी कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब आते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उस पर देखते हैं। पहला है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम यानी वुड डिस्पैच जो था उस पर है ये क्वेश्चन। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो बिल्कुल सही, यहाँ दोनों कथन हैं। वुड डिस्पैच जो है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश यानी कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए अंग्रेजी माध्यम यूज किया जाएगा। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, बिल्कुल सही। इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि क्या क्या वुड डिस्पैच का सिफारिश था, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी माना जाता है। इसकी सिफारिश था कि उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिया जाए। उच्च शिक्षा
देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की गई। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। इसी के तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाए। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? तो 2 फरवरी 1835 को। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? 2 फरवरी 1835 को जारी किया था मैकाले ने। ठीक है, मैकाले मिनट कोई भी नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब एक कथन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक के मूल्यवान है। यह कथन किसने कहा था? तो ये टीवी मैकाले जो है वो कहते। देखिए क्या कह रहे हैं कि यूरोपीय लाइब्रेरी जो है वो इतना अच्छा है कि उस अलमारी का एक कोना, ठीक है ना, और भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है। तो ये मतलब अपने यूरोप को काफ़ी, साहित्य को काफ़ी ऊपर दिखा रहे हैं, बाकी को नीचा करना चाह रहे हैं। मैकाले का ये कथन था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी गई? किस एक्ट या मिनट के द्वारा रखी गई थी? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट्स के तहत रखी गई थी। अभी बताए हैं, पीछे 2 क्वेश्चन था उसमें। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो ये आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित था, सामाजिक सुधार से संबंधित था, यानी एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वुड डिस्पैच 1854 का था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का भी सिफारिश किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। कौन किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई थी। इसके उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये दोनों थे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, और वो 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 का। ये वायसराय रहे, काफ़ी शैक्षणिक सुधार किए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया था? तो ये 1904 में किया गया था। काफ़ी पूछा जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन द्वारा कब पारित किया गया? 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी TRE में पूछा है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, राधाकांत देव तथा दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी आदि ने सब मिलकर की थी। 1817 में राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है ना, क्या किस लिए हुआ था? तो वो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों की भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में ट्रेन किया जाए, उसके लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1906 को हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुआ। फिर आगे है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था, वो देखना है। ठीक है, तो नहीं था वो पूछ रहा है।
पहला है देश के हितों की रक्षा करने और भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये तो कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था। दूसरा है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, बिल्कुल सही। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना, बिल्कुल सही। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, बिल्कुल सही, सभी सही है, यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया, ठीक है, तो वो हुआ 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, आयोग कब नियुक्त किया गया, तो 1917 में। लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था 1904 में, ठीक है। ये सैडलर आयोग जो है शिक्षा संबंधित था। 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया, डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। सैडलर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। किसके द्वारा? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1784 में हुआ था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला स्टार्ट होगा आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।